नमस्कार साथियों, मैं ममता सिंह कर्मभूमि के पटल से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी साहित्यकारा हैं जो अपनी खोजी दृष्टि से लेखन तत्व को रचती हैं। इनके कथ्य में तथ्य होता है। जी हाँ, आज हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकारा, साहित्य शिरोमणि डॉक्टर प्रणव भारती जी हैं। प्रणव जी, अभिव्यक्ति में आपका स्वागत है। अगर मैं आपके बारे में कहूं तो आप प्रेम से सराबोर एक ऐसा बरगद हैं जो अपने कोपलों के लिए बहुत सहज व सरल है। आपने अंग्रेजी व हिंदी में एमए किया है तथा हिंदी में पीएचडी की है। आपका रचना क्षेत्र बहुत व्यापक है। आपने गद्य, पद्य व लगभग सभी विधाओं में असीमित लिखा है। आपने उपन्यास, धारावाहिक, संस्मरण, कहानी, लघु कथाएं, कविता, गीत, गजल और बहुत सारी विधाओं में लिखा है। इन सब के साथ आप अनुवादक भी हैं। आपने एनआईडी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसरो, आईआईएम अहमदाबाद, टेलीविजन, फिल्म इंस्टीट्यूट, आकाशवाणी व दूरदर्शन जैसे सर्वोच्च संस्थानों में काम किया है। आपका नाम विश्व के 100वें बड़े लेखकों में शामिल है, जिसमें आप 23वें नंबर पर आसीन हैं। स्वागत है मैम आपका। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद ममता। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, और कर्मभूमि का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम। तो चलिए दोस्तों, आज प्रणव जी से ही हम उनके बारे में थोड़ा और ज्यादा जानते हैं। तो मैम, कुछ प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, और जिसके जरिए हम आपको और ज्यादा जानेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि कविताओं के प्रति आकर्षण आपने किस उम्र में महसूस किया और उसका क्या कारण था? ममता जी, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ संस्कृत की लेक्चरर थी और मेरे पिता 4 सब्जेक्ट्स में पीएचडी थे। और अरे वाह! शुरू से ही, हाँ, और हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी के वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। वाह! और उन्होंने आइजनहावर जब आए थे तो उन्होंने संस्कृत में उनका स्वागत गीत लिखा था। तो एक बड़ी साधारण सी बात थी मेरे लिए कि मुझ में वो आया होगा। मैं नहीं जानती कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, लेकिन मैं 12 वर्ष की थी जब मेरी पहली रचना बनी। और जब रचना बनी तो मैंने माँ को सुनाई। मैं अम्मा बोलती थी उन्हें। मैंने जी, उन्हें सुनाई तो उन्होंने कहा, ये तूने लिखी है? तो जी, मैं थोड़ी शॉक भी हुई कि आपने ऐसे क्यों पूछा मुझसे? तो बोली, जी, नहीं, इतने ऐसे शब्दों में और इस तरह की रचना थी तो बच्चों की ही वो। पर ये लिखना थोड़ा, मुझे पता नहीं कि तूने इससे पहले भी कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। जी। तो कुछ इस तरह से था कि बीता तब तो तब जानेगा, तब जाना है तेरा गौरव प्यारे शैशव, छा जाती हुँ, चंद्र चमक जैसे इस नील द्युति वाले नभ में, ऐसे ही तू भी आया था बस एक बार मम जीवन में। कुछ इस तरह की वो रचना थी। वाह! और क्योंकि मैं दिल्ली डीपीएस में पढ़ के अंग्रेजी में आई थी तो मेरी माँ को थोड़ा मेरे ऊपर शक हुआ कि ये इसने कहाँ से कुछ जी, लिखी है या जी, जी, की है। जी, तो जी। पर एनी हाउ पता नहीं कैसे बनी वो। मुझे लगता है ममता कि शायद ये माँ शारदा की कृपा होती है जो हम हमारे पास क्लिक करती हैं चीजें, अदरवाइज हम नहीं लिख पाते। जी, कई बार जी, बहुत लंबा नहीं लिख पाते, काफी लंबे जी, समय नहीं लिख पाते। तो ऐसे बनी मेरी पहली जी। कविता। तो बस पता चला कि आपका आधार ही इतना जब सशक्त था, तो उसमें बहुत अच्छे फूल तो खिल रही थे, जो सबको दिख रहा है। प्रणव जी, आपकी कविताएं जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह आपके लेख जीवन निष्कर्ष होते हैं। ये किससे प्रभावित होते हैं? मुझे ऐसे लगता है मेरे मेरे पास 2 चीज़ें हैं। जो जी, प्रेम है, जिसे आप भौतिक प्रेम भी कह सकते हैं, अधिकतर उसे आप भौतिक प्रेम कहते हैं। जी, लेकिन भौतिक प्रेम जब समाप्त हो जाता है, तो वो अध्यात्म की ओर उसकी यात्रा होती है। बिल्कुल।
भौतिक प्रेम को आप भौतिक प्रेम केवल देह तक समझते हैं लोग, लेकिन जी दरअसल ऐसा नहीं है। जब तक हम आत्मा तक उस चीज़ को ना पकड़ें, हम किसी को जब तक ऐसा कोई भी हो, जब तक ऐसा प्रेम ना करें कि वो उसको अंदर तक छू जाए, तब तक हम उसको अपना प्रेम पहुँचा नहीं सकते हैं। और बिल्कुल। ये बात मुझे लगता है अपने व्यक्तित्व में जब तक ना आ जाए, तब तक वो आध्यात्म की ओर भी नहीं जा पाती चीज़ें। तो बिल्कुल। ये कुछ मैंने किया, मुझे तो कभी नहीं लगता कि मैंने कुछ किया। ईश्वर की कृपा और माँ वीणा पानी की कृपा से ही जो भी कुछ होता रहा जीवन में, मैं उस सब बहती रही अपना एक वायु के वेग की तरह। और तो मैं ऐसी ही हूँ, बिल्कुल साधारण हूँ। जी। ऐसा तो मैं यही कहूँगी कि ये स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक गति से सब चीज़ें होती रहीं। और जी। उसका प्रमाण जो भी कुछ है, मैं जो लिखती हूँ, लोगों के पास पहुँच पाता है, मेरा प्रेम पहुँच पाता है लोगों के पास। मैं यही सबको बताती हूँ कि अगर प्रेम हो, तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इतने युद्ध हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने रेप्स हो रहे हैं, कैसे हो सकते हैं अगर प्रेम हो किसी को तो? प्रेम बिल्कुल। नहीं हो बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें घटित होती हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल। मानना बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बातों में दर्शन है कि प्रेम जो भौतिक रूप से समझा जाता है वो नहीं है, उसका अर्थ बहुत गूढ़ है। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत समझने की और दूर तक जाने की बात है, जो आपके द्वारा ही समझा जाता है। बहुत खूब मैम। अगला प्रश्न आपसे है, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे हादसे होते रहेंगे, मुस्कुराना है, जीवन में सुख दुख आना और जाना है, आपकी कविताओं में नकार नहीं होता। मैंने लगभग, मैं जैसे ही आपकी कविता मुझे कहीं मिलती है मैं पढ़ती हूँ उसको, तो मुझे कभी भी उसमें नकार नहीं दिखता है, स्वीकार होता है। ऐसा आप कैसे लिख पाती हैं? ये तो मैं भी नहीं बता सकती ममता। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो हमारे जीवन में सुनिश्चित होती हैं, वो होनी होती हैं, वो होती जाती हैं। हम कोई जी। नहीं होते उनको उनके साथ युद्ध करने वाले, क्योंकि बिल्कुल। शायद मैंने भी अपने जीवन में युद्ध तो किए हैं, सब करते हैं युद्ध अपने जीवन में, अपने बिल्कुल। जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भी। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं होता, तो हम फिर उसे अपने सकारात्मकता की तरफ मोड़ लेते हैं या मुड़ जाते हैं। अगर हम नहीं मुड़ेंगे, तो हम नकारात्मकता की तरफ जाएँगे और हमारा जी। जीवन इतना सरलता से नहीं बीत पाएगा। तो मनुष्य का ध्येय तो यही होता है कि वो प्रेम से जिए, और जब तक वो जिए, सरलता से जिए, सहजता जी। से जिए। तो मेरा जो मूल मंत्र है वो ये है कि सरलता से जियो, खुद भी जियो, दूसरे को भी वो जिलाओ और वो प्रेम सबके अंदर बाँटो। बस एक मेरा मूल बिल्कुल। मंत्र ये है, और जीवन बिल्कुल। में शायद मेरे उतर गया है ये, तो मैं इसके लिए ऊपर वाले की बहुत कृपा दृष्टि है मेरे ऊपर, इसीलिए उतरा है। वरना हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम व्यावहारिक नहीं हो पाते। मैं जी। व्यावहारिक हो पाई हूँ तो इसका मुझे श्रेय नहीं जाता, किसी को जाता है जो अदृश्य है, मैं नहीं जानती। बहुत सुंदर। तो 3 मंत्र, सहजता, सरलता और प्रेम, अगर धारण करें तो जीवन सरल हो जाता है। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, आप बहुत सहज हैं, और आपके पास बैठने से न जाने क्या क्या सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम। और ऐसा कोई किस्सा जो आपके संपर्क में आया हो, उसकी जिंदगी बदल दी हो इन्हीं मूल्यों से, और और आपने आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपके जीवन का कोई किस्सा? मुझे तो लग रहा है मेरा जीवन किस्सों से ही भरा पड़ा है, जैसे सबका जीवन भरा पड़ा रहता है। सबके पास किस्से होते हैं, सबके पास कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे जीवन में कहीं खो जाते हैं, जैसे आवरण पड़ जाता है उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि मैं लेखन से संबद्ध रही, इसलिए शायद मेरे ख्याल से वो मेरे मेरे जीवन के अंग बन गए, और वो जी। शब्द मैं उनको दे पाई, माँ वीणा जी। पानी की कृपा रही। तो बहुत सारे किस्से हैं, जैसे मैं अपनी माँ को देखती थी, अगर मैं जी। बचपन की बात करूँ तो, कि उनके बहुत सारे बच्चे हुए और कोई भी नहीं बचा, और उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे किस प्रकार से पाला और मुझे कितना सकारात्मकता उन्होंने मुझे दी। क्योंकि हम्म। अब आप समझिए कि 11 बच्चों में एक अकेली सर्वाइवल मैं, तो मेरी माँ की क्या दशा अच्छा। होती होगी, ये समझिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे ऐसे पाला, और फिर मैं दिल्ली और मुज़फ्फरनगर दोनों जगह मैं अपना
खींचती तनती, क्योंकि पापा चाहते थे कि मुज़फ्फरनगर जैसी जगह पे मेरी बेटी के पढ़ने की जगह नहीं है। जी, तो मुझे जी। दिल्ली ले जाया गया। पापा भी हुँ, दर्शन में, फ़िलॉसफ़ी में वो थे, पीएचडी थे, जी, तो उनका भी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा, माँ का भी प्रभाव पड़ा। तो हुँ, मुझे लगता है शायद ये सब चीज़ें मुझे ऐसे स्वाभाविक रूप से मिलती रहीं। मुझे कुछ एफ़र्ट्स नहीं करने पड़े। हाँ, मुझे कई बार ऐसा है कि मेरे पिता की जो माँ थीं, वो सौतेली थीं। तो अच्छा। और वो गाँव में, पर मेरे पिता तो भाग आए थे अपने घर को छोड़ के, और उन्होंने हुँ, सारी हुँ, स्टडीज़ जो की थी अपने उस पे की थी। फिर हुँ, मेरी माँ बहुत बड़े घर की थीं, और मेरे उस वो ज़माना ऐसा था ममता, कि जी। उसमें लड़कियाँ अगर ज़्यादा पढ़ लें तो उनको अच्छे वर नहीं मिलते थे। हुँ, 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 हुँ। तो मेरे बिल्कुल। पिता हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी चले गए, पता नहीं कैसे-कैसे, क्या-क्या उन्होंने किए होंगे, उपालम किए होंगे, क्या-क्या किया होगा। और जी, जी। मेरे नाना जी ने उनको, जो उस समय दिल्ली के बहुत टॉप मोस्ट रईसों में से थे, और अच्छा। मेरी माँ शास्त्री कर कर रही थी, अरे और वाह! बिल्कुल भी पर्दा नहीं था उनके घर हुँ, में उस ओह! ज़माने में। अब मैं बड़ी इतनी बात हूँ है। तो हाँ, हुँ, और उनको मेरी माँ को उन्होंने उनके गुरु और उनके साथियों के साथ में हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए भेजा था, शास्त्री की। तो ये वाह! बहुत बड़ी बात थी। बहुत तो बड़ी बात है। उस समय नाना जी को कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ से पापा टकरा गए, और जब हुँ, उन्हें पता चला कि ये तो भई ब्राह्मण बिरादरी के हैं, और ये लड़का इतना मतलब विद्वान भी है, और आगे भी पढ़ने में बहुत रुचि है इसकी, उस समय पापा हुँ, पढ़ ही रहे थे। तो उन्होंने पापा को पता नहीं पकड़ लिया किसी तरह से, जो हुँ, भी जी, किया, और मेरी माँ का के साथ उनका रिश्ता हो गया। तो जी। ये उनका जो बनारस जाना, और उसके हुँ, बाद में उनके अंदर जो बदलाव आना, हुँ, उनका जैसे मैं बड़ी होती गई वो शेयर करना। दूसरी एक सबसे बड़ा जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, वो मेरी एक हमारे घर के सामने ही समझिए एक ऐसे पार्टी सी थी, और वहाँ पे एक कमरे में एक पहाड़न माँ जी रहती थी। जी, और वो पढ़ा, ये मैं सबको सबको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जी। ज़माना ऐसा था जब अंग्रेज़ों का ज़माना था। हुँ, हुँ, मैं हुँ, अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद पैदा हुई हूँ, मैं 47 का मेरा बर्थ है। तो जी। तब मैं आज़ादी लेके आई हूँ, मैं बड़ी हुँ, सबको बताती हूँ हुँ, जोशो-खरोश से कि मैं आज़ादी हुँ। लेके आई हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो पढ़न माँ जी जो रहती थी, उनका नाम चंपा था। अच्छा। और उनके साथ क्या हुआ, अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको जैसे वहाँ पे गढ़वाल में जाते थे वो लोग, बहुत सारी अपना सेना तो क्या बोलूँ उसको, लेकिन लोगों को लेके जाते थे, हुँ, सिपाही-विपाहियों को हुँ, लेके, हुँ, और हुँ। वहाँ पे वो लड़कियों का ह्रास करते थे, हाँ, और हाँ। उनको या तो फेंक देते थे, या तो फिर उनको किसी को ले आते थे, अगर किसी का बहुत मन हो गया हुँ, तो उसको हुँ, ले आए, अदरवाइज़ तो उनको सब उनको डिस्ट्रॉय हुँ, करके वहाँ फेंक आते थे। तो हुँ। उनमें एक ये पहाड़न माँ जी थी, जिनका नाम चंपा अच्छा, था। अच्छा, और अच्छा। हमारे घर के जो एक पड़ोस में एक वकील साहब थे, वो उनको ले आए थे, वो किसी अंग्रेज़ के दोस्त थे। जी। और वो जब अंग्रेज़ ना का नाम तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, मैंने अपने अपने पहाड़न माँ जी मैंने हाँ, चंपा पहाड़न मैंने एक कहानी लिखी है, उसके अंदर उसमें मैंने अच्छा। उनका किया है, हाँ। जी, तो वो उनको ले आए, चंपा को लेके आ गए, जी। और वो वहाँ रहती थी, और मैं तो पैदा हुई थी उस समय। तो हुँ, हुँ। जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, तो उनको उन्होंने लाके वहाँ रख दिया, वो अपने घर तो रख नहीं सकते थे क्योंकि उनका हुँ, हुँ, परिवार हुँ। था। तो उनको तो, बिल्कुल। एंड शी वाज़ नोन एज़, जैसे वो बहुत ही एक वैश्या की हाँ, हाँ, तरह हाँ। उनको माना जाता हुँ, था हुँ, उस हुँ। समाज में, जबकि वो ऐसी जी। नहीं थी, वो हुँ, बहुत अच्छी महिला थी, बड़ी खूबसूरत थी, और उनको उन्होंने बचाया था दरअसल वकील साहब ने। जी, जी, तो जी। लाके उनको वहाँ एक कमरा दे दिया, हमारे घर के ऐसे सामने ही। तो मेरी नानी भी बहुत पसंद नहीं करती थी उनको, मेरी माँ बिल्कुल। को ज़रूर लगता था कि नहीं। फिर क्या हुआ कि हम लोग आर्य समाजी परिवार के थे, फिर मेरी माँ ने नानी को समझाया कि हम आर्य समाजी परिवार के हैं, हम चीज़ों को इतना क्यों नहीं खुले मन से ले सकते हुँ, हैं। और हुँ। फिर मुझे वो मतलब इतना ज़्यादा वो बदनाम होते हुए भी उन्होंने आर्य समाज जॉइन किया, और बिना पढ़ी-लिखी होते हुए उन्होंने 3-4 साल में ही पढ़ना शुरू किया, संस्कृत के श्लोक उन्होंने बोलने शुरू किए, और जब जी। मैं शायद 1 डेढ़ साल की थी, मेरी माँ हुँ, बताती थी, अब मुझे तो नहीं पता उस समय जी। का, तो वो हुँ। यज्ञ करती थी रोज़ाना। ओहो! चंपा हुँ, पहाड़न जो थी, हम हुँ। पहाड़न माँ जी बोलते थे, जी, जी, और जी। मुझे ऐसे ना गद्दे के अंदर या किसी के अंदर मुझे वहाँ पे डग-डग हुँ, करते हुए बच्चे को बिठा देती थी मेरी माँ।
और मेरी हुँ, माँ तो कॉलेज जाती थी और फिर हुँ, हमारे यहाँ एक गंगा दी करके हमारे यहाँ एक सेविका थी, तो वो हुँ, मेरा ध्यान रखती थी। लेकिन क्या होता था वो कोई भी पसंद नहीं करता था उनको। मेरी माँ हुँ, बिठा जाती थी मुझे। मेरी माँ ने कहा हुँ, नहीं, मैं इसका क्या कसूर है इसके अंदर? बिल्कुल, जो जिस उससे आई है, ये जिस वातावरण से आई है, इसमें क्या कसूर है इसका? फिर बिल्कुल। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो मैं उसके वो मंत्र मैं ऐसे कहा जाता है कि जब मैं 1.5 साल की थी, तो मैं तोतली ज़बान से मंत्र बोलने लगी थी, ऐसे कहा हुँ, जाता है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसका नाम प्रणव मैंने ठीक रखा है, दरअसल मेरा पूरा नाम जो है प्रणव प्रभा है, यानी कि जी, ओम की शोभा, प्रभा मतलब हुँ, शोभा होता है जी, और जी, प्रणव मीन्स ओम है। तो हुँ, ये पिताजी, माताजी ने जो नाम रखा है, मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं माँ जी का तो बहुत असर मेरे ऊपर है और मैंने बिल्कुल, इनको हाँ, और वो फिर मुझे अपने जो पति तो नहीं लेकिन वो उनके साथ वो ना बाबूजी कहती थी उनको, वकील हुँ, साहब को, और हुँ, उनकी मृत्यु के बाद में वो मुझे बाबूजी कहने लगी थी। और वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करती थी मुझसे, एक-एक हुँ, चीज़ कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने कितना ज़ुल्म किया है और ऊपर हवाई जहाज़ जाता था जब, तो वो घबरा के अंदर कमरे में चली जाती थी। उनका बहुत कष्टदायक उनका जो जी, जीवन रहा। जीवन उसके था। बाद में ममता, मैं शादी के 14, 15, 16 साल के बाद में मुझे हुँ, अचानक मैं सोते-सोते मैं जागने लगी। तो मेरे हुँ, पति ने कहा, "ये क्या होता है तुम्हें? क्यों ऐसे हड़बड़ा जाती हो?" हुँ, मुझे नहीं पता चलता था क्या हो रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई जैसे कुछ रक्त टपक रहा है कहीं से, जी, ऐसा मुझे महसूस होता था। और फिर मुझे बाद में पता चला था कि उन्होंने, मेरी माँ ने बताया था, मुझे मुझे फ़ोन करने आती थी, पहले फ़ोन ऐसे तो होते हुँ, नहीं थे। हुँ, हुँ, फ़ोन हुँ, करने आती थी मेरी माँ, तो घर में एक लैंडलाइन था यहाँ पे जी, अहमदाबाद में, जी, तो उससे जी, मेरी माँ, तो चंपा माँ जी भी आती थीं। तो वो हुँ, हुँ, एक बार वो नहीं आई, तो मैंने कहा कि अम्मा आज वो क्यों नहीं आई? तो बोले, मेरी माँ रोने लगी। कहने हुँ, लगी, हुँ, बात मत कर तू, उससे उन्होंने अपनी नस काट ली थी, ओह हो, हो! चंपा पहाड़न ने। और आपको और महसूस हुआ? आपको हाँ, वो मुझे चीज़ महसूस, महसूस हुई? हाँ, नहीं, ये उसके बाद जुड़ाव, में मुझे महसूस हुआ, उसके हाँ, बाद में हाँ, मुझे महसूस होने लगा कि ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। तो जैसे हुँ, वो मुझसे कह रही हैं कि तू इतना लिखती है तो क्यों नहीं तू अपनी हुँ, मेरे ऊपर कुछ भी लिखती है। तो इस हुँ, तरह से उस जो घटना ने मुझे इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और फिर मैंने उन पे वो 8 एपिसोड की कहानी है और कुछ ऐसा हुआ कि वो इसमें जयपुर के किसी उसमें वो अखिल भारतीय उसमें उस प्रथम भी आई। बहुत लंबी कहानी है, जी, जी, नीलिमा जी, टिप्पू जी की, जी, उसमें जी, मैंने कहा था कि भई ये हुँ, बहुत लंबी है, तो उन्होंने कहा थोड़ी शॉर्ट करके भेज दीजिए। जी, मैंने जी, भेजी, वो पसंद आई सबको और मेरे ख़्याल से आज भी उसके काफ़ी पाठक हैं, क्योंकि आज की जनरेशन नहीं जानती कि क्या-क्या हुआ है हमारे हुँ, साथ में। हुँ, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल, घटना ने तो जो मुझे प्रभावित किया है ममता, मैं नहीं बता सकती। मैं आज भी उसके प्रति इतनी मैं एकदम से संवेदनशील हो जाती हूँ उस महिला के प्रति, और फिर वो कहीं चली गईं। और जी, मेरी माँ ने कहा कि हमने इतना पुलिस में उनको सब सब मतलब जो भी किया, उनका रिपोर्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं मिली। वो कहाँ गईं, किसने उन्हें मार डाला, क्या किया, तो कुछ मालूम नहीं है। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना है, बिल्कुल, जिसने मेरे बिल्कुल। जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बिल्कुल, ये कहानी सुन के मतलब एक साथ कितने सारे भाव जब मैंने महसूस किए, तो वाक़ई आपने तो उस चीज़ को देखा है। आह! आप के जीवन में घटी इस कहानी को सुनाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने बिल्कुल अंदर तक झकझोर दिया और बहुत सारे प्रश्न उठाती है ये खुद से, जो चंपा जी का जीवन था उससे। अ, आज वक़्त बदल रहा है, शैली व स्वरूप बदल गया है, लेकिन कविताओं में भौतिकवाद के साथ आध्यात्म का तालमेल भी दिखे, इसके लिए युवा साहित्यकारों के लिए आपकी कोई सलाह? ममता, मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो देखो, आज जो वक़्त बदल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हमारा अहम बहुत ज़्यादा हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अगर हम बिल्कुल, छोटी-सी भी चीज़ कुछ कर लेते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि पता नहीं हमने क्या कर लिया। तो जब अहम बोलता है सामने और हमें लगता है हमने, हमारे सींग निकल गए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत बिल्कुल। काम किया है लोगों ने, तो कितना काम किया, हम लोगों ने तो किया ही क्या है।
लेकिन जब हमको जल्दबाज़ी पड़ी रहती है अपने एप्रिसिएशन की, अपनी तालियाँ बजवाने की या जो भी कुछ है, तो उसमें यंगस्टर्स थोड़े ज़रा जल्दी, यंगस्टर्स क्या, मैंने तो अपनी उम्र के लोगों को भी देखा है, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगी इस बात के लिए, कि हम बहुत जल्दी हमें लगता है कि हमें एप्रिसिएशन मिलना चाहिए और छोटी-छोटी बातों के ऊपर मिलना चाहिए, छोटे-छोटे जो भी अवार्ड्स हैं उनके ऊपर मिलना चाहिए। पर जी, मुझे लगता है कि इसके लिए लगातार जो एक निरंतर प्रक्रिया जो है काम की, वो ज़रूरी है। ये ना सोचे कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल, लगातार काम करते रहें। अपनी वो जब काम करेंगे आप, तो अब जब बोएँगे तो कुछ तो फसल आएगी ना, तो वो बहुत कटेगी सही, फिर। तो बहुत सही। इसलिए इसलिए जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी। मैं तो अपने सब युवा साथियों से यही कहना चाहूँगी कि वो बड़े आराम से, विवेक से उस चीज़ को करें और सोच के करें। जैसे बहुत जल्दी हमने कविताएँ लिख दी फटाफट, फिर उसको हम जल्दी पब्लिशिंग के उसमें हो गए। तो ये शायद हमने भी किया है अपने यंग एज में। जी, उनके अनुभवों से हमें ये बात पता चली कि नहीं, थोड़ा-सा ज़रा विवेक से काम करें, अहम को निकाल के काम करें, एक-दूसरे की ईर्ष्या को निकाल के काम करें। क्योंकि ये सारी चीज़ों जो जो है ना, एक केवल एक प्रेम के अतिरिक्त सारी चीज़ें जो हैं, ये खुद को परेशान करती हैं। ये हमारे हुँ, अंदर एक ऐसा गोबर बना के बैठ जाती हैं, जो हमें इस ऐसे आज आज सपोज़ मैं अगर ये सोचूँ कि मैं ममता से मुझे ये अरे! उसने ऐसा कर दिया या ऐसी बात करनी है, तो मैं ममता को परेशान नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को परेशान कर रही हूँ। मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं तुम्हें कैसे परेशान करूँ। उस प्लानिंग में मेरी एनर्जी खराब हो रही है, उस प्लानिंग में मेरे जो अंदर की सकारात्मकता खराब हो रही है, उस प्लानिंग में मेरा लेखन चला जा रहा है। तो कुछ चीज़ें जो अहम और निरंतरता ना होना, जल्दी एप्रिसिएशंस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे ख़्याल से थोड़ा युवा वर्ग अगर समझ के करे, क्योंकि मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ अच्छी तरह से कि युवा वर्ग बहुत इंटेलिजेंट है और हम लोगों से कहीं ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ भी हैं। पर उनको वो किस प्रकार से उपयोग करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, कि उनकी कहाँ उपयोगिता होती है, वो उनको किस चीज़ से समझते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, वो अपना इसके अंदर पदार्पण किस तरह से करना चाहते हैं। क्या वो जल्दी से तालियाँ बजवा के अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या वो जल्दी से ईर्ष्या करके अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या वो जल्दी अपनी ज़्यादा वो दिखा के अपने आप को कि हम कुछ है उसको क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, वो थोड़े समय रहती हैं। आप पीछे उठा के देखिए अपने बिल्कुल, साहित्य को, हमारे बिल्कुल। साहित्य ने वो आज तक अमर हैं, क्यों अमर हैं? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा कभी नाम होगा, वो सिर्फ़ जी, काम करते चले। तो ये काम करते चलें अगर युवा वर्ग, तो ये हमारे लिए भी संदेश है, ऐसी बात नहीं है, कि हम काम करते चलें, ईश्वर और माँ वीणा पाणी हमें ऐसी शक्ति दें, कि वो ऊर्जा दें, हम काम करते चलें। हम और हमारी पीढ़ी को तो और भी, आप जैसी यंग पीढ़ी को हमें बिल्कुल एक जिसे कहते हैं प्रेम बाँटने की ज़रूरत है। ये बात सिखाने की ज़रूरत है कि भई अगर प्रेम है, ना यहाँ पे चोरियाँ होंगी, ना डाके होंगे, ना रेप होंगे, ना लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन उसको पहले उतारना पड़ेगा और इंडिविजुअल को उतारना पड़ेगा। उसमें कोई मैंने बक-बक कर दिया, कुछ बोल दिया, वो ऐसा नहीं है। उसको सोच के कि क्यों ऐसा है, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, राजनीति को हटाना पड़ेगा उसके बीच में से। बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया। अगर उसको हटाएँगे, राजनीति को हटा क्योंकि हर चीज़ में राजनीति हो रही है ना। हर चीज़ में है, हर चीज़ अच्छा, में। दूसरी क्या बात हो रही है ममता, एक जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा अभी एक लेक्चर हुआ था उज्जैन से। जी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अस्मिता का कुछ ऐसा टॉपिक लीजिए नारी के ऊपर। मैंने हुँ, बोला सॉरी, बहुत बहुत अस्मिता के टॉपिक्स हो चुके। मुझे हुँ, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं कहना चाहती हूँ पीढ़ियाँ संत्रास में कैसे जी रही हैं आजकल। बिल्कुल। पीढ़ियाँ, ना हुँ, हुँ, आजकल के लोग ही नहीं खाली, हमारी पीढ़ी, हमसे बड़ी वाली पीढ़ी भी अगर ज़िंदा है तो, और हमारी हुँ, पीढ़ी, हमसे नेक्स्ट पीढ़ी और उससे यंग बच्चे किस तरह से संत्रास में जी रहे हैं, तो इसके कारण क्या हैं? तो मैंने उन टॉपिक्स पे बोलने की कोशिश की थी कि भई अगर हम उन्हें निकाल सकें। मैं कभी अंग्रेज़ी में जब एमए कर रही थी, मुझे याद नहीं है, शायद नीरजा को याद होगा किसी का, कि कोई अंग्रेज़ी राइटर थे, उन्होंने एक कहीं मैंने पढ़ा था कि देयर शुड बी अ रूम इन योर हाउस सो दैट यू कैन हुँ, डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, है ना? तो उससे बिल्कुल, क्या होगा कि हम कहीं पे भी अपने घर के परिवार के लोगों से हम खुल के बात कर सकेंगे, बच्चों से बात कर सकेंगे, हम बिल्कुल। अपने बड़ों से बात कर सकेंगे और हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली असली रास्ता क्या है। एक हुँ, तो ये हुँ, बात है। दूसरी बात जो मुझे आजकल तो
कोर्ट ने भी कितनी वो दे दी है, बड़ी अच्छी बात है कि कोर्ट ने परमिशन दे दी है, बिल्कुल। औरत को ये दिया है। लेकिन मैं खुद देख रही हूँ, मेरे पास खुद एग्जाम्पल्स हैं इसके, कि जो स्वतंत्रता जो है वो स्वच्छंदता में परिवर्तित हो रही है। बिल्कुल 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 तो सही। अगर स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित होगी, वो प्रेम तो नहीं है, बिल्कुल वो ईर्ष्या की समाप्ति तो नहीं है। नहीं उसे है। कैसे प्रेम कहेंगे हम कि भाई हाँ, अरे वाह, हम तो ऐसे जी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, प्रेम आत्मा का एक वो है, जिसे कहते हैं प्रतीक है, भाव, हाँ। आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का भाव है, आत्मा की संवेदना है प्रेम। प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि आपको, आपने बहुत ज्यादा डिजाइनर हो गया, वो हो गया, उससे आपको प्रेम निकल गया, या आपने किसी से ईर्ष्या, ऐसा नहीं है। इन चीजों को थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा, थोड़ा गहरे जाके समझने की भी बात यह है कि उतारना पड़ेगा जीवन में बिल्कुल हम बिल्कुल। सबको ही, तो वो आगे जरूर इसका कुछ होगा। अब मेरी तो महिलाओं से मेरी विशेषकर ये मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रेम को समझें, प्रेम को बांटें, प्रेम को सहेजें, प्रेम के लिए वो अहम ना बनाएं, उसके लिए वो स्वच्छंद ना बनाएं अपने आप को, जिससे कि आपके परिवार डिस्टर्ब हो, जिससे कि आपके रिलेशंस खराब हो, ये सब ना करें। ये मेरी बहुत बड़ी, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को भोगा है, किया है, हम्म। लेकिन मुझे इस चीज का कष्ट भी बहुत है। पर जी। ठीक है, कुछ चीजों में हम नहीं आगे वो कर सकते हम्म हैं। हम्म हम्म तो बस ये मेरा तो एक संदेश है सभी हम्म। यंगस्टर्स के लिए, कि वो लोग जो भी कुछ करें विवेक से करें और रेगुलरली करें, चीज को समझ के करें, बिल्कुल स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच में फर्क समझ के करें, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम को और देह को दोनों को समझ के बांटे। तो बिल्कुल। जब इन चीजों को आप बांटेंगे, आप अपने आप उसमें बह जाएंगे, प्रेम में अपने आप उस हम्म रॉ में बह जाएंगे। आपके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होगा प्रेम का, आप सबको गले हम्म लगाएंगे। आपके आपके व्यवहार से, आपके चेहरे से, आपके शब्दों से सबसे प्रेम प्रकट होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ही को कह दिया आपने, नहीं, आपके सब अपने हैं। अब देखा जाए तो परमात्मा की तो एक ही सबकी संतान है ना, हम एक ही परमात्मा है। अब उसमें लड़का है, लड़की है, व्हाटएवर जो भी है ना? हम्म तो मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि अगर हम थोड़ा सा समझना शुरू करें और उतारना शुरू करें, उसे अपने हम्म। व्यक्तित्व का अंग बनाना शुरू करें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा जीवन सरल सहज ना हो। ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी सीख मैम, यंगस्टर्स के लिए कि वो स्वच्छंदता और प्रेम के बीच की बारीक लकीर को समझें, अपनी लेखनी को परिपक्व करें, क्या लिख रहे हैं उस चीज को समझें, गहरे भाव तक जाएं, और इसके बाद उनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, और प्रेम को धारण करें। प्रेम केवल देह नहीं है। तो बहुत सुंदर देखो, मैम, देह बहुत जो है सुंदर। ना एक आवश्यकता है, इस जी भौतिक बिल्कुल। जीवन की एक आवश्यकता है। मैं बड़ी फ्रैंकली ये बात बोल रही हूँ, ये जी हर इंसान के जीवन में होती है, और अगर नहीं है तो वो एबनॉर्मल है। क्योंकि बिल्कुल। ईश्वर ने नारी और पुरुष दोनों को बनाया है, दोनों की हम्म, आवश्यकताओं को बनाया है। वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो उससे आगे उनको कहाँ चलना है, वो उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल चीज़ उच्छृंखलता में चली जाती है, तो आप कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर मैम, बहुत एक आपने एक सिद्धांत सा बताया है, और जिसको हर यंगस्टर को सुनना चाहिए और अपने पे धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। जी मैम। अह, मेरा अगला सवाल है कि पहले मनुष्य लिखता था, जिसमें एक संदेश और एक पीड़ा छुपी होती थी। अब यंत्र लिखता है, और आप इस अवस्था में, इस स्थिति में आप साहित्य का भविष्य कहाँ देखती हैं? नहीं ममता, ऐसा नहीं है यंत्र लिखता है, लेकिन यंत्र तो आपके मस्तिष्क को ही लिखता है ना। हम्म। केवल इतना फर्क हुआ है कि हम हाथ से लिखने की जगह हम यंत्र से लिखने लगे हैं। नहीं, लेकिन जैसे चैट वगैरह जीपीटी आया, उसमें आप बोले तो पूरी पोयम लिख देते हैं, जो और आपके मस्तिष्क को पढ़ते हुए। तो अब कलम क्यों चलाएगा कोई, जब यंत्र लिखने लग गया है कविताएं, कहानियां। नहीं तो फिर ठीक है, तो फिर भटकते रहिए इसमें, अपना ज्वार भाटे में भटकते रहिए। अगर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उसको करना चाहते हैं, आपकी संवेदना नहीं है अगर उसके अंदर, तो हम्म। आप मुझे बताइए कि वो चीज कैसे आपके जीवन में सक्सेसफुल होगी।
मुझे तो नहीं बिल्कुल। लगता। मुझे तो लगता है कि यंत्र और मनुष्य में हम भी यंत्र ही हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी ईश्वर के बनाए हुए एक यंत्र हैं। लेकिन एक ये बहुत बड़ी बात है ना कि एक सिर्फ़ मनुष्य को ईश्वर ने एक मस्तिष्क नाम की चीज़ दी है। तो उस मस्तिष्क का अगर समावेश हम इन वस्तुओं में नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसमें ठीक है ना, फिर मनुष्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर ईश्वर भी यंत्र ही बनाए फिर तो उनको बिल्कुल। एप्लीकेशन भेज दो उठा के कि भैया मनुष्य की बिल्कुल। ज़रूरत नहीं है। मनुष्य सही है। वैसे ही परेशान रहता है, एक-दूसरे को परेशान करता रहता है और फिर वो मोक्ष की कामना करता है, क्योंकि वो सही। चीज़ें तो वो मोक्ष तो होगा नहीं क्योंकि हम तो जो हमने बोया है वो हमें काटना है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल। तो हमें उसका भुगतना ही हम्म। है। तो फिर ईश्वर को बेचारे को क्यों इतना तकलीफ उठाए वो कि हम जैसे लोगों को बना के रखे। तो बिल्कुल। मेरा तो सीधी-सी बात है कहना कि यंत्र और मनुष्य के संवेदना में तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है ममता, मैं तो नहीं बिलीव करती उसमें। जैसे बिल्कुल। किसी ने अपना अभी एक कल मेरी एक दोस्त हैं कर्नलवीर की पत्नी दिल्ली में, उनका बाय चांस जी। ज़िक्र आ गया, कल ही उनकी बात हुई कि दीदी हम्म। एफबी पे किसी ने मेरी एक बहुत सुंदर पुस्तक का कविता का उन्होंने किसी ने अंग्रेज़ी में अनुवाद करके डाल दिया। हाँ। और बोली हम्म। वो दीदी ज़रा देखिए मैं क्या करूँ? वो डिस्टर्ब हो रही थी बहुत ज़्यादा हम्म। और बहुत खराब अनुवाद है। तो मैंने कहा भई वैसे तुम लिख दो एफबी पे कि भई किसने किया है ये प्लीज़ मुझे हम्म। बताएँ और बिना हम्म। परमिशन के आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, ये बिल्कुल। अपने नियम के अंदर हैं, तो वो हम्म। नियम तो हमें वो ही करने पड़ेंगे ना, मानने पड़ेंगे। और मैंने कहा अगर ये नहीं बाद में पता चला कि वो ऑटो हो गया था। हाँ। हाँ, अब जब वो वो ऑटो। ऑटो हो गया, बिल्कुल। तो जो मेन लेखिका है, मेन जो कवित्री है, वो तो इतनी डिस्टर्ब हो गई ममता कि वो हम्म। कम से कम रात 11 बजे तक उसने मुझसे 4 बार फ़ोन पे बात की। दीदी हम्म। मुझे कुछ सलाह दीजिए मैं क्या करूँ? मैंने बोला तुम लिख दो आराम से, वहाँ पे हम्म। एफबी पे कि तुम्हारा अनुवाद क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने अनुवाद नीचे लिख दिया कुसुम हीर, वो कुसुम हम्म। वीर है, हम्म। कर्नलवीर की हम्म। पत्नी और कुसुम हीर लिख दिया किसी ने, वो और भी हम्म। ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने उन्हें हम्म। कहा कि तुम लिखो, फिर उन्होंने हम्म। अपने उस पे एफबी पे डाला उसे, तो मतलब हम्म। आप कहाँ कैसे कंपैरिज़न करेंगे एक मनुष्य के मस्तिष्क और संवेदना बिल्कुल। का इससे? जी। मतलब मुझे समझ नहीं आता अभी तक, हो सकता है मैं इससे पिछड़ी हुई हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और यंत्र, अगर आप यंत्र के सहारा का सहारा लेंगे तो आप यांत्रिक ही बनेंगे। और मन का सहारा लेंगे और मन का लिखेंगे तो आप इंसान बनेंगे। बिल्कुल सही दूसरी कहा आपने, देखो मैम। मैंने मातृभारती मेरी बेटी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाती मेरी चीज़ें, पर मेरे बहुत उपन्यास हैं। कभी-कभी हम्म। उसका मन करता है कि मैं उपन्यास पढ़ूँ, मम्मी आपने पापा को जो डेडिकेट किया था वो उपन्यास हम्म। पढ़ूँ। मैंने हम्म। मायामृग अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया, तब मैं थोड़ी-सी अच्छा। डिस्टर्बेंस मेरा थोड़ा ठीक जी। हुआ, दिमाग हम्म। का मेरा संतुलन। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, तो मैंने देखा उसमें मातृभारती में ना उसको वो सुनने का भी कोई एक वो था एक, हाँ हाँ ऐसा हाँ हाँ, कुछ वो। होता है, तो होता वो है, उसने हाँ। सुना, उसने थोड़ा-सा सुना, उसने कहा ये तो मैं नहीं सुनती। ये क्या है? हम्म। ये क्या हम्म। बोल रहा है? कैसे बोल रहा है? मेरी तो समझ ही नहीं आ रही ये सब बात। हम्म। तो हम्म। मतलब मेरी लड़की जो कि बहुत ज़्यादा उसको बहुत इच्छुक नहीं है अपना साहित्य में, हम्म। उसकी इच्छा होती है करने की, वो लिखती नहीं है बिकॉज़ वो तो डांसर है और गार्डनर है। तो हम्म। वो लिखती नहीं है लेकिन इच्छा होती है उसकी कभी-कभी हम्म। कि चलो लेकिन पढ़ नहीं पाती तो सुनो, पर सुनने में भी कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए जो वो बिल्कुल। सुनने मतलब आपके कर्ण को प्रिय लगे। सही। आप उसको समझ सकें, उसके मस्तिष्क में वो जा बिल्कुल। सके। तो हम्म। ये यंत्र में और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, वो तो आप उसको यू कांट कंपेयर दिस। बिल्कुल। रोबोट आ रहे हैं, अब तो हर चीज़ के लिए हम्म। रोबोट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हम्म। वो आ रहे हैं। हम्म। पर मतलब पता नहीं मेरी समझ या तो जी। मेरी मेरी आयु है ये, ऐसे सब वैसे मैं बहुत खुले हुए वातावरण में पली हूँ, अपने जी। बच्चों से ज़्यादा खुले हुए वातावरण में पली हूँ मैं। तो और हम्म। मुझे मतलब मुझसे पूछा जाता है कि आपको ससुराल में कोई हिंड्रेंस मिला ये सब लिखने में? कभी भी नहीं, मेरे पति ने भी कभी नहीं। बहुत हेल्पिंग थे, बहुत ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट करने वाले थे। तो मुझे नहीं लगता कि अ, हम यंत्रों के सहारे हम इस जीवन को पूरी तरह से वो कर सकते हैं। संवेदनाएँ बिल्कुल। समाप्त हो जाएँगी ममता, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और चलते चलते आपकी कोई एक प्रिय कविता, आपके सुर में, आपके अंदाज में। मेरे सुर में, अच्छा। तो फिर मैं वही सुना देती हूँ, प्रणव से प्रणव की मुलाकात बस होगी। मैं बोलने ही वाली थी पर मैंने नहीं बोला। हर बार मैं ये अपनी इच्छा रख देती हूँ, पर अगर आप ये सुनाए तो फिर क्या कहने। नहीं क्योंकि ये हो रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रणव वो तेरा प्रेमी है, हम्म। वो हम्म। फीलिंग होती है और हम्म। मेरा नाम भी प्रणव है।
और प्रणव जी, मीन्स ओम। मैं जाऊँगी तो वो को भी हम किसी भी उसमें देख लें, वो ओम तो बोला ही जाता है। बिल्कुल, ओम को तो बिल्कुल। स्वीकार किया ही गया है। मतलब हुँ। बेशक दूसरी मैं हाँ, जातियों की हाँ। बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, पर हमारे सनातन धर्म में तो अगर हम वेदों की भी ऋचाओं को बोलते हैं या हम सनातन धर्म में जो हम यज्ञ भी करते हैं, उसमें भी ओम स्वाहा तो होता ही है। तो बिल्कुल, ओम का इतना बड़ा स्वरूप है कि वो पूरे के पूरे आप समझिए कॉस्मोस में फैला हुआ है। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसका एक पता नहीं कितना एनर्जी है। ज़र्रा मेरे पास में वो मुझे तो दिया एनर्जी है जिसके सहारे एनर्जी हम है। चलते हैं, दुनिया इसे सुनी चलती है। हुई होगी, बिल्कुल, ये तो रचना तुमने कहो तो कोई और बिल्कुल। सुना दूँ मैं। नहीं, नहीं, मुझे गंडर की यही बहुत सुनना है, मुझे यही सुनना है, आप यही सुनाएँ और मैंने सुना हुआ है, बाकी लोग भी सुने इसको। ठीक है, तो मैं वही हुँ, सुनाती हूँ फिर। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के कि जब मैं तेरे पास आऊँगी, तो तू मुझसे कैसे बिहेव करेगा? मैं तेरे से एक प्रेमी की भाँति कैसे मिलूँगी? मुझे एक वो फीलिंग है। और मैं उसे कई बार जीने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने अपने ख़्यालों में उसको जीने की कोशिश करती हूँ, और जी, अचानक बनी है, मेरी रचना हमेशा अचानक बनती है। जी। मुझे कोई प्रयास नहीं मैं करती इसके लिए। हुँ। तो प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो, नज़रों नज़रों से बात हो जाए, वो हाँ, समझ हाँ। जाए कि मैं क्या हाँ, चाहती हूँ। मैं हाँ। तेरे आगोश में आना चाहती हूँ, मैं हुँ, तेरे पास हुँ। आना चाहती हूँ, और फिर कभी इस दुनिया में तू मत भेज मुझे, अपनी गोद में रख उठा के। प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो, कबीरा उतर जाए चुपके से चुपके दिल में, में कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव से प्रणव की मुलाकात हो तो, न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न हीरे न मोती फ़क़त बंदगी हो, वाह! न जन्मों का बंधन न तन आरज़ू हो, न हीरे न मोती फ़क़त बंदगी हो, चुरा लूँ जो खुद को तुझी से मैं चुपके, चुरा लूँ जो खुद को तुझी से मैं चुपके, अगर प्रेम की ही हर हर बात हो बात तो, अगर प्रेम की प्रेम ही की हर बात हो तो, तो प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और और बात हो बात तो। और दुनिया के ऊपर ये पंक्ति लिखने का प्रयास किया है। ये पहरों की दुनिया, हम बड़े-बड़े पहरे लगाते हैं, पता नहीं क्या, उसमें हुँ, से भी हम निकल भागते हैं जब हमें कुछ हुँ। करना होता है। हाँ, 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 हाँ। ये पहरों की दुनिया, ये फेरों की जन्म का आना-जाना, ये पहरों की दुनिया, ये फेरों की दुनिया, अगर पा सकूँ मैं यहाँ मोक्ष तो फिर, अगर पा सकूँ मैं यहाँ मोक्ष तो फिर, न कोई कसक हो, प्यार फ़क़त हो, न कोई कसक हो, प्यार फ़क़त हो, ये शाश्वत है नियम अगर ज्ञात हो तो, ये वाह! शाश्वत है वाह! नियम अगर ज्ञात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात मुलाकात हो हो तो, रहें दोनों खामोश और और बात हो बात तो। और हो एक छोटी-सी इच्छा है, जी। मैं जी जाऊँ सबके दिलों में हमेशा, मैं जाऊँ तो सब लोग मुझे याद कर सकें किसी तरह। मैं जी जाऊँ सबके दिलों में हमेशा, मैं आँखों के आँसू अगर पी सकूँ तो, आँखों के आँसू अगर पी सकूँ तो, कि कागज़ की कश्ती भी पार करेगी। मुझे इतना भरोसा है, कागज़ की कश्ती भी पार करेगी, यदि दिव्यता की मधुर रात हो तो, यदि वाह! दिव्यता की मधुर वाह! रात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और और बात हो बात तो। हो और तो अंतिम
पंक्तियां हैं इसकी, जो मैंने धरती को मद्देनजर लेके लिखी हैं कि हम अपनी धरती का ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या क्या धरती ने हमें किया है, और हमें अगर नहीं रखेंगे तो हम और डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब तक हमें, तब तक उसका तो ध्यान रखें। ये धरती हमारी हमें जहाँ से प्यारी, ये धरती हमारी हमें जहाँ से प्यारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, ये ब्रह्मा की विष्णु की शिव की दुलारी, ये रचना उन्हीं की, उन्हीं का सहारा, ये रचना उन्हीं की, पूरा संसार उनकी रचना बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं बिल्कुल। का सहारा, यदि सबके सिर पे वही हाथ हो तो, यदि सबके सिर पे वही हाथ, खाली मेरे सिर पे हो तो नहीं चलेगा, हाँ सबके हाँ सिर हाँ, पे होगा तो सफल होगा जीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि सबके सिर पे वही वही हाथ हो तो, तो प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो, रहें दोनों खामोश और बात हो तो, कबीरा उतर जाए चुपके से चुपके से दिल दिल में, में। कबीरा उतर जाए चुपके से दिल में, रूहानी अगर प्रेम प्रेम बरसात हो बरसात हो। तो, रूहानी अगर प्रेम बरसात हो तो, प्रणव की प्रणव से मुलाकात हो तो। थैंक यू वाह मैम, ममता, वाह थैंक यू। मैम, इसका एक एक शब्द इतना विस्तार लिए हुए है कि जितने बार सुनो एक नया अर्थ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर प्रणव भारती, जो कि अपनी लेखनी से हमारे मन के उस कोने को छूती हैं जहां वो गीला होता है। और इनका उद्देश्य, इनका नियम, इनका सिद्धांत क्या है? वो मोहब्बत करती हैं, मोहब्बत बांटती हैं और मोहब्बत की दुआएं देती हैं। धन्यवाद। थैंक यू ममता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको मैम। भी और सब कर्म भूमि के सभी संचालकों को, संस्थापकों को, प्रिय नीरजा को, प्रिय उसको क्या नाम है उसका, अपना प्रीति को जी जी जी। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद, और बड़ा प्यारा इंटरव्यू तुमने लिया। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू। सारा प्यार भेजती हूँ तुम्हें। थैंक यू। थैंक यू, शुभकामनाएं।